हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कल्पना वैष्णव। वेलकम टू टेटोलॉजी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुथरी के समीपस्थ अनुबंधन सिद्धांत के बारे में। अधिगम के सिद्धांतों की अगर बात करें तो बहुत ही रेयर सिद्धांत है ये। मतलब इसके बारे में आपको अन्य सिद्धांतों की तरह किताबों में ज़्यादा चर्चा नहीं मिलेगी। इसके बारे में बहुत लिटरेचर नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे वीडियोस भी काफ़ी कम मिलेंगी। मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज के वीडियो को। गुथरी के समीपस्थ अनुबंधन सिद्धांत को अच्छी तरीके से समझने से पहले आइए एक बार नज़र डाल लें गुथरी के जीवन पर। गुथरी कौन थे? गुथरी का पूरा नाम था एडविन रे गुथरी। इनके सिद्धांत को वैसे तो कई नामों से पुकारा जाता है, लेकिन पूरा जो इनके सिद्धांत की व्याख्या करता है वो नाम है समीपस्थ अनुबंधन सिद्धांत। जीवन काल था उनका 1886 से 1959। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और ये व्यवहारवादी थे। फ्रेंड्स, एक याद रखने की बात है कि ये व्यवहारवादी थे। अब व्यवहारवाद क्या होता है याद होगा आपको। व्यवहारवाद एक ऐसी विचारधारा है अधिगम की जो सिर्फ उद्दीपक और अनुक्रिया के बारे में ही बात करती है। इसके लिए उद्दीपन और अनुक्रिया, इन्हीं के सहारे इंसान या कोई भी जीव कुछ भी सीखता है। और जनक कौन थे इनके, ये भी आपको याद आ गया होगा। वॉटसन इस व्यवहारवाद के जनक थे। प्रमुख व्यवहारवादी कौन है? थॉर्नडाइक, पावलव और स्किनर, है ना। तो गुथरी ने पावलव और अपने अनुभव के आधार पर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लेकिन गुथरी स्किनर की फ्रेंड्स आलोचना करता है गुथरी। क्यों? क्योंकि स्किनर ने जो पुनर्बलन की बात करी थी वो उससे बिल्कुल सहमत नहीं थे। उनके लिए सीखने में पुनर्बलन का कोई भी योगदान नहीं है। फ्रेंड्स, गुथरी के नज़र में पुनर्बलन का कोई भी योगदान नहीं होता सीखने में। अब गुथरी ने क्या करा? गुथरी ने बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा, और गुथरी ने जो अपना एक्सपेरिमेंट करा था वो अकेले नहीं करा था फ्रेंड्स। उन्होंने अपने एक सहयोगी जिनका नाम था J.P. हार्टन, मैं नाम लिखना पूरा भूल गई हूँ, J.P. हार्टन, इनके साथ मिलकर, J.P. हार्टन के साथ मिलकर इन्होंने अपना बिल्ली वाला प्रयोग करा। बिल्ली का प्रयोग उन्होंने कितनी बार करा? 800 बार। फ्रेंड्स, 800 बार उन्होंने बिल्लियों को पिंजरे में बंद करा, और उनकी जो भी प्रतिक्रियाएं थीं, जो भी बाहर निकलने की कोशिशें थीं, उसको उन्होंने कैमरे में कैद किया था। उनका जो पज़ल बॉक्स था शीशे का था, और ऐसी व्यवस्था थी कि बिल्ली जो भी कुछ करती थी वो उस कैमरे में कैद हो जाता था, और बाद में उन्होंने उसको बहुत अच्छे से एनालिसिस किया। उन्होंने 800 बार बिल्ली को पिंजरे में बंद करा। अब फ्रेंड्स, हुआ क्या? जब बिल्ली को पिंजरे में बंद करा तो उन्होंने क्या देखा? चलिए आपको मैं पहले इमेज दिखाती हूँ। देखिए, इस तरीके से था कुछ हमारा जो गुथरी का पज़ल बॉक्स था। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये एक पोल था। मुझे एकदम एग्जैक्ट जो पिक्चर है वो मिली नहीं, तो मैंने ये पिक्चर ली है, लेकिन मैं आपको सही से बताती हूँ। यहाँ पर एक पोल था पिंजरे के अंदर, बाहर नहीं फ्रेंड्स, पिंजरे के अंदर एक पोल था, जिसको टच करने से ये जो हमारा डोर है, ये डोर हमारा खुल जाता था। बिल्ली किसी भी तरीके, बिल्ली बस हल्का सा टच भी करती थी तो ये डोर खुल जाता था, और यहाँ बिल्ली के लिए रखा गया फूड मिल जाता था। तो अब इसमें क्या हुआ? जो हमारे गुथरी साहब थे और J.P. हार्टन साहब थे, उन्होंने क्या करा? उन्होंने इसको एनालाइज करा। जब बिल्ली जो हरकतें कर रही थी उसे कैमरे में कैद करा, और फिर बाद में उसको एनालाइज करा। उन्होंने क्या एनालाइज करा कि कोई बिल्ली तो बाएं हाथ से मार के इस पोल पर दरवाज़ा खोलना सीखती है, कोई दाएं हाथ से मारती है, कोई अपनी टेल से मारती है, कोई अपनी कमर से टच करती है। लेकिन गुथरी ने साथ में क्या नोटिस करा कि अगर एक बिल्ली बाएं हाथ से पिंजरे को खोलना सीखती है तो अगली बार जब उस बिल्ली को दोबारा से उस पिंजरे में डाला जाता है तो वो बाएं हाथ का ही इस्तेमाल करती है। ऐसा नहीं है कि अगली बार वो दाएं हाथ, मतलब वो एक ही प्रयास में सीख गई। मतलब जब उसने पिंजरे में जाते ही उसने बहुत तरीके से हाथ पैर मारे, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन एकदम से बाएं हाथ जैसे ही उसका पोल पे लगा और दरवाज़ा खुल गया। अब क्या किया? गुथरी ने निकाल लिया वो, मतलब दरवाज़ा खुला और बिल्ली ने खाना खाया। लेकिन अब क्या किया? गुथरी ने अगली बार बिल्ली को भूखा होने पे फिर से उस पिंजरे में डाला, लेकिन अगली बार बिल्ली ने ज़्यादा प्रयास नहीं करा। उन्होंने सीधे उसने बाएं हाथ से पोल को दबाया, टच करा और दरवाज़ा खुल गया। इसी तरीके से गुथरी ने काफ़ी सारी बिल्लियों को 800 बार लगभग रखा, और हर बार उन्होंने यही नोटिस किया कि जिस बिल्ली ने दाएं हाथ से पिंजरे को खोला तो अगली बार उसी पिंजरे में दोबारा डालने से उसने दाएं हाथ से ही पिंजरे को खोला। मतलब इससे उन्होंने सिद्ध किया कि व्यक्ति जो है सिर्फ एक ही प्रयास से, व्यक्ति सिर्फ वन ट्रायल से
सिर्फ एक ही प्रयास से सीख जाता है। कोई भी प्राणी को बार बार ट्रायल करने की ज़रूरत नहीं होती, एक ही प्रयास में प्राणी कुछ भी सीख सकता है। और अगली बार वही सिचुएशन अगर दोबारा से उसके सामने आती है तो पुराने प्रयास को ही दोबारा से वो दोहराता है और अपने कार्य में सफल होता है। तो फ्रेंड्स, अब जो गुथरी ने ये प्रयोग किया उसके आधार पर उन्होंने कुछ नियमों का निर्माण करा। चलिए उस नियम पे नज़र डालते हैं। आप प्रयोग को अच्छे से समझ गए होंगे तो ये सारे आपके सिद्धांत जो गुथरी ने दिए थे वो आसानी से समझ पाएंगे। सान्निध्य या समीपता का नियम, जिसे इंग्लिश में कहेंगे लॉ ऑफ एसोसिएशन। तो क्या था लॉ ऑफ एसोसिएशन? जब हम किसी स्टिमुलस पर कोई रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब हमारे सामने जब कोई स्टिमुलस आता है, कोई सिचुएशन आती है, तो हम जो रिस्पॉन्स करते हैं तो उनका एक साहचर्य बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है। किसका? उस उद्दीपक का, उस अनुक्रिया का। और अगली बार जब उसी परिस्थिति में हम दोबारा से आते हैं, जैसे हमको प्यास लगी तो हमने क्या करा? हमने पानी पिया। तो अगली बार जब सिचुएशन आएगी तो हम क्या करेंगे? हम पानी पिएंगे, ना कि दूध पिएंगे, है ना? क्योंकि हमें पता है कि पानी से प्यास बुझ जाएगी तो हम अगली बार पानी ही पिएंगे उठा के। तो हमारा प्यास का और पानी का एक ज़बरदस्त बॉन्ड बन गया है ना? तो दोबारा रिपीट होने पर हम वही प्रतिक्रिया, जब सिचुएशन दोबारा रिपीट होती है हम वही प्रतिक्रिया रिपीट करते हैं। और जो ये एसोसिएशन है ये एक ही ट्रायल में होता है, इसको बार बार नहीं करना पड़ता। ऐसा नहीं है हमें प्यास लगी तो हमने पानी एक बार पिया, अब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, हम बार बार पानी को पिएंगे। नहीं, हम एक बार में ही समझ जाते हैं कि अगर पानी जैसी कुछ भी पीने की चीज़ होगी, कुछ भी लिक्विड होगा, अगर पानी नहीं मिलता तो हम कुछ और उसका सब्स्टिट्यूट देखेंगे, उससे हमारी प्यास बुझेगी। तो हम एक ही ट्रायल में सीख जाते हैं कि लिक्विड लेने से हमारी प्यास बुझ जाती है। तो उन्होंने विरोध किया, उन्होंने कहा नो रिपीटेशन, नो रेनफोर्समेंट, नो रिवॉर्ड, नो पनिशमेंट, कुछ भी नहीं। मतलब ना वो रिवॉर्ड को मानते थे, ना पनिशमेंट को मानते थे, ना वो रिपीटेशन को मानते थे, और ना वो किसी तरीके के रेनफोर्समेंट को मानते थे। और फ्रेंड्स, इनका दूसरा जो सिद्धांत है हम वो देखते हैं एकल प्रयास का अधिनियम, एकल प्रयास का नियम। जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि जब बिल्ली ने पहली बार बाएं हाथ से, अगर एक बिल्ली ने दरवाज़ा खोला तो अगली बार उसको पिंजरे में डालने को उसने बाएं हाथ का ही प्रयोग किया, दाएं हाथ का नहीं। जिस बिल्ली ने पूंछ से टकराकर पोल पे टकराकर दरवाज़ा खोला था, अगली बार उसने अपनी पूंछ से ही दरवाजे को खोला। तो इसी को उन्होंने कहा कि सिंगल ट्रायल, प्राणी एक ही ट्रायल में सीख जाता है, उसको बार बार सीखने की ज़रूरत नहीं। हाँ, उस बॉन्ड को मजबूत करने के लिए प्रैक्टिस कराई जा सकती है। कोई कठिन कार्य होता है तो उसको बार बार हम प्रैक्टिस करवा सकते हैं जिससे वो बॉन्ड मजबूत हो जाए। तीसरा नियम था उनका नवीनता का नियम, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिसेंसी। अब देखिए ये क्या है, ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है। जब गुथरी ने बिल्ली को पिंजरे में डाला तो उसने क्या करा? बहुत सारे प्रयास करे। उसने कभी दीवार पे हाथ मारा पिंजरे की, कभी ज़मीन पे हाथ मारा, ठीक है, कभी बायां हाथ मारा, कभी दायां हाथ मारा, लेकिन पोल पे जो उसने पोल पे जैसे ही हाथ मारा तो दरवाज़ा खुल गया। तो जो उसकी लास्ट एक्टिविटी, जो रीसेंट एक्टिविटी, रीसेंट मतलब समझ, रीसेंट मतलब जो सबसे आखिर में होती है, सबसे नई, सबसे एक नवीन एक्टिविटी जो थी वो क्या थी? पोल पे अपना बायां हाथ मारना, और उससे दरवाज़ा खुल गया। तो ये अगली बार हम बिल्ली को डालेंगे तो बिल्ली अब ये नहीं करेगी ऊपर हाथ मारेगी, नीचे हाथ मारेगी। जो सबसे लास्ट एक्टिविटी होगी, जो सबसे रीसेंट एक्टिविटी होगी, उसी को बिल्ली दोहराएगी, यानी उसी से वो अपना काम एक बार में कर लेगी। तो इसी को बोलते हैं नवीनता का नियम। उसके बाद उन्होंने एक नियम बताया, गति उत्पन्न उद्दीपक क्रिया नियम, यानी लॉ ऑफ मूवमेंट प्रोड्यूस स्टिमुलाई फंक्शन। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा अलग नियम है, इसके बारे में हम थोड़ा सा ध्यान से सुनिए आप। जब प्राणी के सामने कोई उद्दीपक आता है तो वह अनुक्रिया करता है, और जब भी कोई काम एक अनुक्रिया में, कोई काम होता है एक अनुक्रिया में समाप्त नहीं होता। अब हम इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। फ़ोन की घंटी बजी, ठीक है, आपके घर में फ़ोन की घंटी बजी, या दरवाजे पे बेल बजी, डोरबेल बजी। अब आप क्या करते हैं? ऐसा एक बार में नहीं करते कि आप अपनी सीट से जंप मारी और आप सीधे गए हो, आपने दरवाज़ा खोल दिया, ऐसा नहीं होता। उसके लिए हमें कई क्रियाएं करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए बाह्य भी क्रियाएं होती हैं और आंतरिक भी होती हैं। तो अब जैसे डोर बेल बजी, फ़ोन की घंटी बजी, तो आपने अपना पहले मुंह फ़ोन की तरफ घुमाया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया? आप अपनी जिस कुर्सी पे बैठे हुए थे उससे उठ के खड़े हुए। उसके बाद आप फ़ोन की जहाँ जिस डायरेक्शन में फ़ोन रखा है उस तरफ आप मुड़े, और मुड़ के आपने कदम फ़ोन की तरफ बढ़ाए, और फ़ोन के पास जाकर आपने फ़ोन को रिसीव करा।
तो क्या हुआ, एक उद्दीपक था फ़ोन की घंटी, उसके लिए एक के बाद जब एक क्रिया खत्म, मतलब जब आपने सर घुमाया तभी आप उठे, जब आप उठे तभी आप चले, और जब आप चले के वहाँ तक गए, यानी एक के बाद एक क्रिया का श्रृंखला बन जाती है, हमारा शरीर ऑटोमेटिक उस तरफ हमको लेकर जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं गति उत्पन्न उद्दीपक क्रिया नियम। इसको हम एक बहुत, आपको देखिए मैं बहुत सरल एग्जाम्पल से बताती हूँ कि एक कोई इंसान है, वो धूप में बैठा है, तो क्या होता है कि बहुत थोड़ी देर धूप में बैठने से क्या होता है, उसकी जो स्किन में रिसेप्टर्स होते हैं वो दिमाग को सिग्नल देते हैं कि गर्मी लग रही है, और दिमाग हमारे हाथ को संकेत देता है दिमाग के, जो भाई आप फ़ैन चलाइए, फ़ैन चलाता है और उस इंसान को गर्मी लगनी कम हो जाती है। तो ये क्या हुआ, हमारे कई जगह से हमारे होते हुए तब एक क्रिया संपन्न हुई, तो इसी को बोलते हैं गति उत्पन्न उद्दीपक अनुक्रिया नियम। अब तो फ्रेंड्स हम देखते हैं, ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है गुथरी का नियम, आखिर गुथरी का अधिगम नियम क्या है। तो अब देखते हैं गुथरी के जो नियम है वो अन्य किन नामों से जाना जाता है। गुथरी के नियम, पहला सामीप्यवाद का सिद्धांत, इस नाम से जाना जाता है। समीपता अनुबंधन सिद्धांत, स्थानापन्न का सिद्धांत, प्रतिस्थापन का सिद्धांत, एक हेराप्रयास का सिद्धांत, इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन थ्योरी, कंटिग्यूटी थ्योरी, वन ट्रायल थ्योरी। ये सारे गुथरी के जो अन्य नाम हैं मैंने बताए, क्योंकि फ्रेंड्स ये भी याद होना ज़रूरी है, हो सकता है एग्ज़ाम में किसी अन्य नाम से भी इसको आपसे पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, लाइक करिएगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, कमेंट में बताइएगा कोई कमी रह गई हो या आपको जो कुछ पूछना हो, कुछ डाउट्स हो तो ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।